एक बर्निंग क्वेश्चन है कि 2023 और 2024 का जो मार्केट है उनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इज इट इम्प्रूविंग और इज इट गोइंग बैड? 2022 में जो भी ले-ऑफ्स और बहुत कुछ हुआ इन द टेक इंडस्ट्री स्पेशली, उसके बाद 2023 में चीज़ें पिकअप होना स्टार्ट हुई और 2024 में फुल स्केल हायरिंग चल रही है विद एवरी कंपनी दैट आई प्रोबेबली नो ऑफ। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, मतलब जितनी डिमांड है उससे सप्लाई बहुत ज़्यादा है। बट थैंकफुली अब डिमांड भी ज़्यादा आ रही है और काम भी बहुत अच्छा आ रहा है इंडिया में। लाइक आई सेड, हमारे लिए इट्स अ गुड न्यूज़ दैट इंडिया इज़ द नेक्स्ट बिग ग्रोथ सेंटर फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। अच्छा, कुछ ATS स्कोर करके भी होता है ना, लाइक इज इट ट्रू कि कंपनीज यूज दैट टू शॉर्टलिस्ट रिज्यूमेस? जैसे मान लो 100 एप्लीकेंट्स हैं, अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें ATS स्कोर इज बेसिकली आपका रिज्यूमे कितना वेल डिजाइंड है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल। तो रिज्यूमे में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मोस्टली लोग रिजेक्ट हो जाते हैं? पहली चीज़, रिज्यूमे हो सकता है मेरे पास आए ना, जैसे आपने बोला ATS, राइट? Correct. तो उसमें आप फॉर्मेटिंग सही से रखो और आई चार्ट्स वगैरह हटा दो, तो एक वो रीज़न हो सकता है कि आपका रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। किसी से रेफरल लेना बेहतर है या फिर डायरेक्टली जाकर के करियर पोर्टल पे अप्लाई करना इज बेटर? रेफरल लेना बेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका उसी कंपनी का एक बंदा आपके लिए वाउच कर रहा होता है सॉर्ट ऑफ। मेरा कॉलेज या मेरी लास्ट कंपनी या मेरा CGPA ये नहीं देखोगे आप? Hi everyone, welcome to a new episode. So today we have Pankhuri with us. Pankhuri is a recruiter at Google. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज हमें पंखुरी से पूछने हैं. Let's start with a short introduction. Sure, my name is Pankhuri. I am a recruiter, like you said, with around almost 10 years of experience. Majorly, मैंने data science और analytics में hire किया है all my life, but when I joined Google, this is my stint of hiring for SWE, software engineering. So now I hire mostly for senior roles, senior IC and EM roles at Google. But yeah, before we get into the podcast, I would like to say that anything that I say is not Google specific. It is going to be general, market standard specific, and whatever I know of the market, and in whatever way I can help you guys. All right, that's great. So let's start with the very first question. एक बर्निंग क्वेश्चन है कि 2023 और 2024 का जो मार्केट है उनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इज इट इम्प्रूविंग और इज इट गोइंग बैड? No, it is definitely improving. बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है इनफैक्ट। 2022 में जो भी ले-ऑफ्स और बहुत कुछ हुआ इन द टेक इंडस्ट्री स्पेशली, उसके बाद 2023 में चीज़ें पिकअप होना स्टार्ट हुई और 2024 में फुल स्केल हायरिंग चल रही है विद एवरी कंपनी दैट आई प्रोबेबली नो ऑफ। सो पहले, बट ये हर जोग्राफी के लिए ट्रू नहीं है, ये इंडिया के लिए ट्रू है, क्योंकि इंडिया में अमेजिंग टेक टैलेंट है। हाफ ऑफ द सिलिकॉन वैली इज इंडियंस, राइट? तो अब हम इंडिया होम ग्रोन जो हमारा टैलेंट है उसको हम वहीं रिटेन कर रहे हैं, एंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन ग्रोइंग इन इंडिया एज अ टेक सेंटर। ऑलराइट, सो इंडिया के लिए मार्केट अच्छा हो रहा है, राइट? हाँ जी। आई थिंक हमारी मोस्टली ऑडियंस इंडिया की है, सो उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ है ये। ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छा, उससे पहले बहुत सारे लोग आपको नहीं लगता बैठे हुए भी लास्ट ईयर से जिनको ले ऑफ हुआ था या जिनको जॉब नहीं मिल पाई थी फ्रेशर्स को? दे मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्राउड जो भी बैठा हुआ है। डेफिनेटली फ्रेशर्स भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे हायरिंग इतनी हुई नहीं, पिछले 2 साल में इतनी हुई नहीं, और बहुत सारे लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे वो भी बैठे हुए हैं। बहुत सारे जॉब सीकर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट कंपनीज अब थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं अबाउट, you know, they are more stricter about the interview process. They have higher standards and higher benchmarks. तो अब जो पहले थोड़ी सी मेहनत से अगर इंटरव्यू क्रैक हो जाता था मान लो, तो बट अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और स्पेशली फ्रेशर्स को, क्योंकि उनके पास तो कोई फुटिंग भी नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन देयर रेज्यूमे। सो अब ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा सा वो जॉब जो आप एम कर रहे हो उसको लेना पड़ेगा। ऑलराइट, ग्रेट। यस। अच्छा, बीइंग अ रिक्रूटर आपके लिए तो बहुत हेक्टिक काम होता होगा, मतलब बहुत सारे रिज्यूमे देखने पड़ते होंगे, राइट? यस, आई एम ग्लैड दैट समबडी सेज कि हेक्टिक काम होता है। यस, बहुत सारे रिज्यूमेज देखने पड़ते हैं। इट डिपेंड्स कि कौन से स्किल के लिए आप हायर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हर स्किल के लिए आपको बहुत सारे CVs देखने पड़ेंगे। इफ़ यू आर हायरिंग फॉर अ वेरी नीश स्किल, तो रेज्यूमेज है ही नहीं उतने मार्केट में, आप क्या ही स्क्रीन करोगे, और आधे टाइम तो रेज्यूमे वो लोग बेकार ही बना रहे होते हैं। तो द थिंग इज़ कि देयर इज़ नो नंबर स्पेसिफिकली कि कितने रेज्यूमेज देखते हैं पर डे और समथिंग, बट हाँ, डेफिनेटली इट वेरीज ऑन व्हाट स्किल वी आर हायरिंग फॉर। ऑलराइट। अच्छा, कुछ ATS स्कोर करके भी होता है ना? हाँ। लाइक इज इट ट्रू कि कंपनीज यूज दैट
to shortlist resumes. आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा. अब आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट LearnYard's थर्ड DSA बैच. LearnYard पे हमने अपना थर्ड DSA बैच लॉन्च कर दिया है और अभी तो बहुत बेसिक से टॉपिक चल रहे हैं. हम लोग सारी चीज़ें इन डेप्थ कवर कर रहे हैं. DSA अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है. तो अगर आपने इनरोल नहीं किया है एंड इफ़ यू वांट टू लर्न DSA, डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. सो ये 6 महीने का कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है. पहला महीना बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे रहेगा, तो जो कि चल रहा है. यू विल हैव 2 ऑप्शंस, जावा एंड C++. आप पूरा कोर्स जावा में कर सकते हो या पूरा कोर्स C++ में कर सकते हो. हर क्लास के बाद आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आपको बहुत ही बेहतरीन TA सपोर्ट मिल जाता है. जब भी आपको कोई डाउट होगा यू कैन रेज टिकट्स एंड TAs आकर के आपका डाउट रिजॉल्व कर देंगे, या फिर चैट पे या फिर वीडियो कॉल पे. तो बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है यहाँ पर. एंड वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 500 प्रॉब्लम्स. 500 से 600 प्रॉब्लम्स हम लोग कवर करेंगे. साथ ही साथ आपके कॉन्टेस्ट भी होंगे, बाउंटीज़ भी होंगी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा. आप लोग जाकर के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है जाकर के चेकआउट कर लो. टाइमिंग्स रहेगी 9 to 11. तो जो कॉलेज गोइंग हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. शाम को हम लोग 9 to 11 क्लासेस किया करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू लर्न DSA, डू चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. बाकी हम लोग कोर्स में मिलते हैं. Let us continue with the video now. So companies don't use it. Okay, तो बहुत ही ऑटोमेटेड चीज़ है. ATS स्कोर होता है. ऐसा नहीं है कि रिक्रूटर जाके आपका ATS स्कोर देख रहे हैं, नहीं. तो आप जैसे मान लो 100 एप्लीकेंट्स हैं, अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें ATS स्कोर इज़ बेसिकली आपका रिज्यूमे कितना वेल डिज़ाइंड है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन. मान लो मैंने मशीन लर्निंग का अगर रोल पोस्ट किया है, उस पर आपने अप्लाई किया है, और अगर आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कीवर्ड्स डाले हैं, तो आपका ATS स्कोर लो हो जाएगा. क्योंकि ATS स्कोर बेसिकली इज sort of works like a recommendation engine. Okay. The more frequently you use your keywords, और जितना ज़्यादा आप डालते हो अपना relevant keywords in that resume, उस बेसिस पे ATS इज़ एन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. तो बेसिकली वो स्क्रीन करता है और वो आपका रेज्यूमे ऊपर पुश कर देता है. तो अगर आपके रेज्यूमे में स्वी रिलेटेड काम ज़्यादा लिखा हुआ है और किसी और का मेरा रेज्यूमे है और उसमें ML और AI रिलेटेड काम ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मेरा रेज्यूमे ऊपर ज़्यादा आएगा. गॉट इट. सो बेसिकली जो भी रिज्यूमे आपके जॉब पोर्टल पे कलेक्ट हो गए हैं, हाँ, तो उसमें फिल्ट्रेशन हो जाती है. फिल्ट्रेशन और यू कैन से रिकमेंडेशन हो जाती है. रिकमेंडेशन सॉर्टिंग हो जाती है, यू कैन से, कि जिसका ज़्यादा बेटर ATS स्कोर है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स like your keywords, your formatting and stuff. In some cases formatting doesn't impact your ATS score. Formatting just makes it not possible for the ATS to read your resume. ओके. हाँ, अगर बेकार फॉर्मेटिंग हुई तो ATS स्कोर उसको दे ही नहीं पाएगा. दे ही नहीं पाएगा क्योंकि वो स्क्रीन नहीं कर पाएगा. अगर पाई चार्ट्स, डायग्राम्स और ये सब यूज़ कर रखे हैं तो वो स्क्रीन नहीं कर पाएगा. और आजकल हम बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, कैनवा और ये सब. शुड आई टेक नेम्स? यू कैन टेक. ओके. सो आजकल हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कैनवा और बहुत सारे रेज्यूमे बिल्डिंग टूल्स हैं. उस पर हम एक्साइटेड होके बहुत सारे पाई चार्ट्स और ग्राफ्स और फलाना ढिमकाना डाल देते हैं, बट वो नहीं डालना चाहिए. योर रेज्यूमे शुड बी ATS फ्रेंडली, एंड दैट मीन्स जस्ट काम की बात लिखो, कंटेंट पे फोकस करो. अंडरस्टूड. ग्रेट. सो व्हेन यू लुक एट अ रेज्यूमे, मान लो ATS सिस्टम में वो रेज्यूमे क्वालिफाई हो गया एंड दैट केम इनटू योर रिकमेंडेशन, देन यू गोना सी दैट रेज्यूमे, राइट? सो वंस यू सी दैट रेज्यूमे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है इस रेज्यूमे में? व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन दैट यू सी? Oh, so it is not about the section, but it is about the content. And मुझे अट्रैक्ट वो करेगा जो आप मुझे दिखाना चाहते हो. ओके. तो इसलिए रिज्यूमे डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग इज़ वेरी क्रूशियल इन योर जॉब हंट, क्योंकि आप मुझे जो दिखाना चाह रहे हो मुझे वही दिखेगा, क्योंकि मेरे पास तो 100 रिज्यूमे और हैं देखने के लिए. तो मैं फटाफट देखूंगी. अगर फ्राज ने लिखा है कि ओके, मैं अगर ML का बंदा ढूंढ रही हूँ और उसने रैंडम फॉरेस्ट और ये वो फलाने ऐसे 4 वर्ड्स लिख रखे हैं, तो मेरा पहला वो फोकस वहाँ पे जाएगा. अच्छा, तो इसने ये वाले NLP में काम किया है. तो वो जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर बोल्ड में लिखा हुआ है ना ऊपर, कहीं शुरू होते ही प्रोजेक्ट बनाया है, कहीं कुछ काम किया है, या फिर स्किल्स लिख दिए हैं, जस्ट कीवर्ड्स डालना है, बट स्मार्टली डालना है और रेलेवेंट डालना है. बट हाँ, कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको डालो, उसको बोल्ड करो, हाईलाइट करो, आपके रिक्रूटर को पहली चीज़ वही दिखे जो दिखाना चाहते हो. ऐसे यस. तो आप जो दिखाना चाहते हो वो अगर आप हाईलाइट करोगे तो you will be selected like this. And then we sort of reach out to the candidates and set up a meeting where
more discussion happen on what you've actually done. But resume के basis पे सिर्फ keywords काम करते हैं, I guess. Got it. मेरा कॉलेज या मेरी लास्ट कंपनी या मेरा CGPA ये नहीं देखोगे आप? Freshers में yes. फ्रेशर्स में देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए कॉलेज वगैरह मैटर करता है, GPA मैटर करता है आपका. कंपनीज थोड़ा सा मैटर करती हैं नेचुरली. अगर मतलब आप एक किसी कंपीटिंग फर्म से आ रहे हो और सिमिलर सॉर्ट ऑफ काम करते हो तो इट बिकम्स अट्रैक्टिव बिकॉज वी नो कि सिमिलर काम करा होगा या फिर सिमिलर प्रोडक्ट पे काम किया है, तो इट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव. बट अच्छे कंपनीज जनरली इसको बायस कंसिडर करते हैं एंड वी डोंट डू इट, क्योंकि बेसिस कंपनी किसी को क्यों हायर करना है, बेसिस स्किल हायर करना चाहिए. बट दैट इज अ आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो. सो येस, डेफिनेटली कंपनीज डू मैटर इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, बट नॉट एज मच, आई वुड से. As far as you know the skills, we as in like entire recruiting fraternity, we don't have that bias. हम चाहते हैं आपको पुश करें, हम चाहते हैं आपका प्रोफाइल लेके जाएं हायरिंग मैनेजर के पास. Got it. But GPA and college definitely matters if you are a fresher. So पहले वो लिख दो. अगर आप NIT IIT से आ रहे हो तो that is your USP. So you should highlight that on top of the resume. Yes. अब जो मोस्टली ऑडियंस है वो Tier 3 से है, very honestly. Yes. So Tier 3 वाला क्या करे, ऐसा क्या हाईलाइट करे? बिकॉज क्या कॉलेज नहीं है, ठीक है. CGPA का मुझे नहीं पता है, मेहनत करी होगी तो होगा, नहीं करी है तो वो भी नहीं होगा. तो व्हाट शुड दे हाईलाइट? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कॉलेज डजंट मैटर. इट डज मैटर इनिशियली for you to get your foot in the door for the interview. But कैंपस प्लेसमेंट में मैटर करेगा? कैंपस प्लेसमेंट में मैटर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा. ठीक है. बट आप प्रेशर हो और Tier 3 कॉलेज से आ रहे हो, आपको करना तो है ही ना कुछ. सारे IIT NIT वाले ही चाहते हैं लोग, राइट? तो उसमें आपको थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करना चाहिए. ठीक है. आपका गिटहब प्रोफाइल लिंक कर दो, आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, आपका ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर दो. इंटर्नशिप हाईलाइट कर दो, क्योंकि आपके पास ये सारी, आपका काम बोलेगा उस टाइम पे, कॉलेज नहीं बोलेगा. तो आप अपना काम कैसे हाईलाइट कर सकते हो उसको भी मतलब कीवर्ड्स में हाईलाइट करो कि मैंने ये आपके कोडाथॉन्स, हैकाथॉन्स होते हैं, इन सब में ये किया है, या फिर ये वाले सर्टिफिकेशंस हैं, उन सब चीज़ों को हाईलाइट करो. तो दैट विल मेक इट अट्रैक्टिव टू योर रिक्रूटर कि हाँ भाई, मे बी बंदा नहीं आ रहा है बहुत ही अच्छे शानदार कॉलेज से, बट इसने काम बहुत करा हुआ है, तो यू विल गेट अ चांस देयर. ऑलराइट. एंड वन मोर सिनेरियो, lot of people are working at services company as well, TCS, Accenture, Infosys, and especially they complain कि यार हमारा resume shortlist नहीं होता. That may be because they are working in a services company. So what should they highlight? क्योंकि उनके पास अब experience है, 3-4 साल का experience है. So उनको क्या highlight करना चाहिए? Should they also make projects? Yes, projects yes, क्योंकि एक बहुत नेचुरल सी बात है कि प्रोडक्ट कंपनी वाले रिक्रूटर्स प्रोडक्ट कंपनी वाले एम्प्लॉयज को ही लेना चाहेंगे, क्योंकि सिमिलर सेटअप है और आपको रैंप अप में कम टाइम लगेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हायरिंग मैनेजर इज ऑल्सो मोर कंफर्टेबल बिकॉज कल्चर इज ऑल्सो अनदर थिंग, राइट? कल्चर इज डिफरेंट. सो आई थिंक इस केस में भी आपके प्रोजेक्ट्स और नॉट जस्ट योर कंपनी में आपने क्या किया है, फिर थोड़ी सी और मेहनत करनी है. अगर वो प्रोडक्ट कंपनी एस्पिरेशन है आपकी, थोड़ी सी और मेहनत कर लो और थोड़े से और प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा काम कर लो, अपने एक साइड प्रोजेक्ट्स कर लो. हैकाथॉन्स में अगेन आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो इवन एज एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, बिकॉज दैट शोज योर कोडिंग स्किल्स और मे बी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट? तो वो सारी चीज़ें आप अगर हाईलाइट करोगे तो देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड कि आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा. बट हाँ, ये चैलेंज है एंड इसको कम्बैट करने के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है. यस, गॉट इट, ग्रेट. वैसे होगा भी चैलेंज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया. मतलब जितनी डिमांड है उससे सप्लाई बहुत ज़्यादा है. यस, बट थैंकफुली अब डिमांड भी ज़्यादा आ रही है और काम भी बहुत अच्छा आ रहा है इंडिया में. लाइक आई सेड, हमारे लिए इट्स अ गुड न्यूज़ दैट India is the next big growth center for most of the companies and there's a lot of investment happening. तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे एंड विद वट एवर हैपेंड 2022 2023 अर्ली, आई थिंक नाउ वी नीड सम रिस्पाइट फ्रॉम दैट एज वेल. बच्चे तो बिल्कुल टेंशन में आ गए थे. मतलब फ्रेशर्स दे वर लाइक एमलेस बिल्कुल ही कि अब हम फाइनल ईयर में हैं, हम क्या करेंगे, जॉब नहीं मिलेगी इसके बाद. एंड लोगों को ना ये भी बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर आपको कॉलेज के बाद एकदम से जॉब नहीं मिली और आप 1-2 महीना घर बैठ गए या फिर 6-7 महीने घर पे बैठ गए तो उसके बाद फिर कोई हायर नहीं करेगा बिकॉज आपका एक करियर गैप आ गया. इज इट ट्रू? नहीं, करियर गैप
मैटर करता है, बट जब सबको पता है कि ऐसा सिचुएशन हुआ है, जैसे मैं कैंपस रिक्रूटर नहीं हूँ, आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू से दिस, बट इट डज नॉट मैटर बिकॉज पिछला साल हम सबको पता है कैसा गया है, उसके पहले वाला साल भी हमें पता है कैसा गया है, तो हम तो चाह रहे हैं कि अब बच्चों को जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको दें. सो इट वुड नॉट मैटर, इट इज़ अगैन लाइक आई सेड अ बायस जो कि अच्छे कंपनीज में डिस्करेज करते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी एज फार एज इट इज़ लाइक अ ग्लोबल थिंग दैट हैज़ हैपेंड. बट हाँ, डेफिनेटली अगर सब कुछ हंकी डोरी है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी रीज़न से नहीं हुआ, तो वो गैप दिखता है, वो आपको गैप का क्वेश्चन पूछेंगे. जस्टिफाई करना होगा. जस्टिफाई करो और बहुत स्मार्टली करो. ओके. जो भी आप कर रहे हो, अगर आपके बाई चांस प्लेसमेंट नहीं हुई है और अगर आप स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ जितने हो सकता है प्रोजेक्ट्स में काम करो, जितने हो सकता है आप अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि वो जो गैप है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कंटेंट भी हो सॉलिड. हाँ, अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली वो लोग हायर कर रहे हैं जो जिनका ले ऑफ हो गया था. यस, गूगल, अमेजोन, यस, माइक्रोसॉफ्ट जिनका ले ऑफ हो गया था, स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर दोज पीपल, क्योंकि उनको पता है कि ले ऑफ का रीजन बिजनेस रिक्वायरमेंट था, यस, परफॉर्मेंस नहीं था, राइट. या सो इसी तरीके से जो अभी स्टूडेंट्स जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग पाई एंड दे हैव टू सिट, हाँ. तो लोगों को पता है कि यार दे आर टैलेंटेड, इट इज जस्ट दैट कि बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं था, तो इसलिए उनकी हायरिंग नहीं हुई, राइट. तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की. आप मैंने नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में भी आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो जाते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर बहुत ही अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से भी हो तो आपकी ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा, बहुत अच्छे कंपनी में मिल जाएगा जॉब, इवन इफ़ यू आर डिजर्विंग. तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होते हुए देखा है मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का, और बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो टियर 3 टियर 2 कॉलेजेस से आ रहे हैं और दे आर वेरी इमेंसली सक्सेसफुल. तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट गेट डिसहार्टेंड, इट इज़ गोइंग टू बी ओके. आज नहीं तो कल जॉब ही है, मिल जाएगी, बस मेहनत करते रहो. स्किल्स बहुत रेलिवेंट है एक्चुअली, जब तक आपको आपका काम आता है, स्पेशली इन द टेक स्पेस विच यू आर इन एंड ऑल ऑफ अस आर इन, मे बी योर ऑडियंस इज ऑल्सो इन. तो टेक स्पेस में स्पेशली स्किल्स बहुत मैटर करती हैं. आपको कोड करना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स क्लियर होने चाहिए. अगर आप ये सब में आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो इवेंचुअली सूनर और लेटर यू विल फाइंड योर फुटिंग इन द इंडस्ट्री. ऑलराइट, ग्रेट. सो पंखुरी, रिज्यूमे की बात करते हैं अभी थोड़ी देर और. सो रिज्यूमे में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मोस्टली लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन आफ्टर इफ देयर रिज्यूमे इज शॉर्टलिस्टेड बाय, आई मीन रिकमेंडेड बाय एन ATS सिस्टम, उसके बाद आप देखोगे एंड उसके बाद किस बेसिस पे आप उनको रिजेक्ट कर दोगे? ओके, पहली चीज़, रेज्यूमे हो सकता है मेरे पास आए ना, जैसे आपने बोला ATS, राइट. तो उसमें आप फॉर्मेटिंग सही से रखो और पाई चार्ट वगैरह हटा दो, तो एक वो रीज़न हो सकता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ. सेकंड, अगर मैं देख रही हूँ और मुझे दिख रहा है रेज्यूमे और मैं वो रिक्रूटर नहीं हूँ जिस, आप फाइनेंस के इंसान हो और मैं टेक की रिक्रूटर हूँ, मेरे पास अगर रेज्यूमे आ भी गया फॉर वट एवर रीजन, आपने एक दो जगह लिख दिया है मशीन लर्निंग और मैं मशीन लर्निंग के लिए हायर कर रही हूँ, तो वो आ ज़रूर जाएगा. अगर मैं 50 स्क्रीन कर रही हूँ तो मे बी 45th प्लेस पे वो रेज्यूमे होगा ज़रूर, राइट, क्योंकि कीवर्ड अटैच तो हुआ ही है. बट वो इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि आपका रेलेवेंट स्किल नहीं है इन अकॉर्डेंस विद द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट आई एम हायरिंग फॉर. ठीक है. थर्ड, ये हो सकता है कि आपका रेज्यूमे इसलिए भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने लिख तो दिए हैं कीवर्ड्स जस्ट टू गेट योर CV विजिबल, बट उसके आसपास की कोई कहानी नहीं है, बस प्रोजेक्ट्स नहीं है. कई लोग मैंने देखा है कि एक बॉक्स बना देते हैं, उसमें 5-6 कीवर्ड्स डाल देते हैं और वो दैट वर्क्स अगेंस्ट देम, राइट. तो अभी ये रिसेंट की बात है, अभी मैं कल ही एक्चुअली अपने हायरिंग मैनेजर के साथ बात कर रही हूँ और मैं उनके साथ रेज्यूमे स्क्रीन कर रही थी और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये कैसा लग रहा है, एंड हम दोनों पढ़ते जा रहे हैं और हंसते जा रहे थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं बट उन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है उस पर. गॉट इट. तो दैट वे योर रिक्रूटर, योर हायरिंग मैनेजर, दे आर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि आपने उसके अराउंड कुछ तो स्टोरी टेलिंग, कुछ तो स्टोरी वीविंग करो ना, कि आपने किस प्रोजेक्ट पे ये वाली स्किल यूज करके ये काम किया है. डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए. डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए. तो रेलेवेंट बनाओ रेज्यूमे, क्रिस्प बनाओ. अगेन, बहुत सारी कहानी एकदम ही लिख दोगे तो भी मैं रिजेक्ट कर दूंगी कि पता नहीं क्या है, मैं इतना पढ़ूंगी नहीं. मैं हार्डली 5-6 सेकेंड्स, 6-7 सेकेंड्स एक एवरेज रिक्रूटर स्पेंड करता है ऑन अ रेज्यूमे, तो हार्डली उतना ही टाइम मैं भी स्पेंड करती हूँ. इट इज़ ट्रू, एक्चुअली इट इज़ अ फैक्ट. तो अगर बहुत कहानी लिखी है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है. ओके, ग्रेट. अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रेज्यूमे, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आपकी नज़र किस सेक्शन पे जाती है?
सबसे पहली नज़र एक्चुअली विद माई एक्सपीरियंस, अब प्रोफेशनल समरी अगर आपने अच्छे से लिखी है तो मैं वो पढ़ती हूँ, बट अगर नहीं अच्छे से लिखी है तो मैं सबसे पहले नीचे जाती हूँ कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, और उसमें देखना शुरू करती हूँ क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बट अगर ऑर्डर वाइज देखा जाए तो सबसे पहले आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसमें आपका लिंक्डइन होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, और फोटो वोटो मत लगाओ, रिक्रूटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके फोटो देखने में। क्यों लगाते हैं, समझ नहीं आता। मुझे भी नहीं आया आज तक, बट या सो दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। योर घर का एड्रेस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, मे बी योर सिटी इज इम्पॉर्टेंट लोकेशन के लिए। लोकेशन के लिए रिक्रूटर को पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से हो। और फिर उसके बाद आप प्रोफेशनल समरी लिखो, उसमें आप एक जिस्ट डालो, और आजकल तो इतने सारे जनरेटिव एआई टूल्स हैं जिसमें आप बहुत इजीली अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हो। आप सिर्फ उनको कीवर्ड्स दो और वो अच्छा सा पैराग्राफ आपको लिख के दे देंगे, वेरी वेरी ससिंक्ट, वेरी प्रिसाइज एंड ब्रीफ। तो प्रोफेशनल समरी में अगर अट्रैक्टिव बनी है तो मैं पढ़ूंगी, नहीं तो मैं सीधा पहले तो जाती हूँ वर्क एक्सपीरियंस। यस, वर्क एक्सपीरियंस, लाइक यू वर्कड विद से गूगल एंड देन उसके पहले सम अदर कंपनी, आई विल सी कि गूगल में क्या काम किया है, उसके पहले लिंक्डइन में क्या काम किया है, उसके पहले मे बी माइक्रोसॉफ्ट में क्या काम किया है, मैं सब पढ़ूंगी। और उसके बाद आई विल सी कि ऊपर से वो भी जल्दी जल्दी पढ़ रहा होता है इंसान, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तो मैं देखूंगी और उसमें जो भी कीवर्ड्स हैं अगर दिख रहे हैं हाईलाइटेड तो मैं उतना एफर्ट भी लूँगी, वरना आई जस्ट स्किम पास थ्रू इट। तो यस, तो ये सारी चीज़ें आपके वर्क एक्सपीरियंस में आती हैं। सो आपका कॉन्टैक्ट, मतलब इंट्रोडक्शन सेक्शन, देन देर इज़ आपका प्रोफेशनल समरी, देन देर इज़ वर्क एक्सपीरियंस, देन देर इज़ योर कॉलेज एंड एजुकेशन, and you can add a skills section as well where you can summarize what all skills are you working on. Maybe you're working on Python or you're working on other JavaScript or something like that. And then lastly, if you want to, if it is too important for you, you can add your hobbies as well. That is a bonus pointer, क्योंकि hobbies में भी it now there is a culture कि जहाँ पर हमें और भी aspects आपके जानने हैं। तो अगर आप से आप कोई शो होस्ट करते हो या आप यूट्यूबर हो, तो दैट सर्टेनली शोज कि यू आर somebody who will interact with people easily, who would be able to do that. तो अगर वो skill related है आपके current job description से, तो that kind of adds to the little value, yes, right? A little value, yes. Okay. For those who don't have work experience, maybe they can put project in that section, right? Yeah. Those who don't have work experience, उनके पास तो बेचारों के पास और कम content है, तो आप वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आप अपने इंटर्नशिप्स डाल सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, और जिस कोडाथॉन हैकाथॉन में काम मतलब आपने पार्टिसिपेट किया है, आप उसमें भी वो भी मेंशन कर सकते हो। इस केस में मैं कहूँगी आप कॉलेज थोड़ा ऊपर डाल दो, अगर आपको बहुत प्रीमियर कॉलेज है, लोगो वोगो लगा देते हैं, वो लगा दो। यस, योर प्रोफाइल पिक्चर मे बी इज़ नॉट नीडेड, बट IITB का लोगो विल बी हेल्पफुल, राइट? सो वो कर सकते हो, आप थोड़ा उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ your work experience. Alright Pankhuri, so next question is कि किसी से रेफरल लेना बेहतर है या फिर डायरेक्टली जाकर के करियर पोर्टल पे अप्लाई करना इज बेटर? रेफरल लेना बेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका एक उसी कंपनी का एक बंदा आपके लिए वाउच कर रहा होता है, सॉर्ट ऑफ। समटाइम्स पीछे से बैकग्राउंड वो फीडबैक दे देता है, अगर वो इतनी अच्छे से आपको नहीं जानता है तो वो बता देगा कि मैं इतने अच्छे से जानता नहीं हूँ बट मुझे रेलेवेंट लग रहा है। और वो सेकेंडली उसका फ़ायदा ये है कि पहले तो आपके लिए वो वाउच कर रहा है, सेकेंडली उसको रेफरल बोनस मिलेगा, राइट? तो वो आपके लिए फॉलो अप भी करेगा, तो वो रिक्रूटर से डायरेक्टली फॉलो अप करेगा। अगर आप ऐसे एक्सटर्नल एप्लीकेंट मुझे लिंक्डइन पे 50 मैसेज कर रहे हो, और अगर कोई मेरा कलीग जो है मेरी ही कंपनी में मुझे एक भी मैसेज कर रहा है कि पंखुरी मैंने ये प्रोफाइल भेजा था, इसका क्या हुआ, तो उसको मैं रिप्लाई करूंगी ही करूंगी आउट ऑफ कर्टेसी, राइट? तो इसलिए आपकी रिज्यूमे की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। रेफरल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप जाके सीधा अप्लाई करो, और फिर रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हो, मे बी और कंपनी के जो भी लोग हैं वहाँ पे उस सिमिलर स्किल में उनसे कनेक्ट करके उनको रीच आउट कर सकते हो। बट इफ़ यू नो समबडी देयर इज नथिंग लाइक इट।
करेक्ट, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को उतना केपेबल बनाओ कि वो बंदा आपको रेफर करने के लिए एग्री भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम आपके लिए फॉलोअप भी ले रहा है, मतलब वो वेट कर रहा है बैठ करके कि उसको बोनस मिलने वाला है एंड दिस कैंडिडेट इज केपेबल ऑफ दैट। तो वो स्किल्स पे आपको पहले काम करना पड़ेगा बिफोर डायरेक्टली गोइंग थ्रू रेफरल्स। ठीक है, अनलेस आप चाचा के लड़के हो या मामा के लड़के हो, नोबडी विल टेक दिस मच एफर्ट कि आपके लिए फॉलो अप करे। Correct. तो आप क्रेडिबिलिटी बनाओ, आप अच्छे से काम करो एंड आई थिंक पीपल विल स्पीक फॉर यू। पीपल इन जनरल आई फील आर हेल्पफुल, दे हैव द इंटेंशन टू हेल्प। तो डेफिनेटली अगर किसी को भी रीच आउट करोगे और अगर आपका काम अच्छा है तो दे विल रेफर यू। राइट, मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अगर उनके एम्प्लॉय ने रेफर किया है किसी को तो दे विल रिक्रूटर विल डेफिनेटली सी दी रेज्यूमे एटलीस्ट वंस। 100%, लाइक आई सेड कि अगर आप मुझे एक्सटर्नल एप्लीकेंट हो के मुझे 4 फ़ोन भी कर ले रहे हो, जो कि बहुत लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए, बट अगर आपका मेरा कोई कलीग है और वो फॉलो अप कर रहा है, एक मैसेज भी ड्रॉप कर रहा है या ईमेल भी डाल रहा है, आई एम बाउंड टू रिस्पॉन्ड टू दैट, दैट इज ओनली प्रोफेशनल। तो दैट इज द easiest way to get into a company. Why I'm laughing because when you said ना कि करना नहीं चाहिए डायरेक्टली कॉल, there is a podcast in which I actually discuss this कि कैसा क्या बेस्ट तरीका है रिक्रूटर्स को रीच आउट करने का। So there was my guest in that podcast, उन्होंने कहा कि कोल्ड कॉलिंग। ओके, नहीं, प्लीज कोल्ड कॉलिंग मत करो। इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट यू। अब एकदम डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इट वर्क्स टोटली अगेंस्ट यू, नहीं। पर मुझे अगर कोई फ़ोन आ रहा है और हाय पंखुरी मुझे आए हुए हैं, ठीक है, तो पहली बात तो वो एक अनप्रोफेशनल दिख जाता है एटीट्यूड। बट द आइडियल वे, अगर फ़ोन नंबर है भी तो एक ड्रॉप कर दो, मैसेज ड्रॉप कर दो, है ना, पहले टेक्स्ट करो, उसके बाद कॉल कर सकते हो आप। बट अगर कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, that doesn't work, honestly. that gives a very bad impression about you. और उसमें तरीका ही बताया था कि नंबर कैसे निकाला जाए। नंबर तो हाँ, वो तो हमें तरीका, हम रिक्रूटर्स हैं, we know how to get numbers, so that is not a problem. But again, we as recruiters, we get your numbers, we still probably मेल और टेक्स्ट। yes, टेक्स्ट भी बहुत ही रेयर या ईमेल आता है मोस्टली। हाँ, और फोन भी अगर कोल्ड कॉलिंग कर भी रहा है, जो कि रिक्रूटर्स का काम होता है ऑनेस्टली, राइट, एट वन पॉइंट, तो then also we ask, is it a right time to talk? And there are ways to build a rapport or be courteous or professional. So yes, be courteous even if it has come to that stage कि हाँ अब तो फ़ोन ही करके कुछ होना है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा, तो फ़ोन करो और बोलो आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग यू डायरेक्टली, बट दिस इज द सिचुएशन एंड आई रियली होप यू कैन हेल्प मी विद दैट। ऑल राइट, ठीक है। सो बट वो लास्ट रिसोर्ट है, एकदम जब कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ही हालत खराब है, तब ठीक है। हालत तो खराब है बट फिर भी कॉल नहीं करना है। नहीं, हालत कितनी भी खराब हो, कॉल मत करना, क्योंकि इट विल बी टेकन अगेंस्ट यू, आई एम श्योर। ऑलराइट, देन सेकंड थिंग इज कि हाउ टू रीच आउट टू रिक्रूटर्स। अगर कॉल नहीं कर सकते, ईमेल्स के थोड़े कम रिप्लाई आ रहे हैं, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू देम? ओके, सो आप लिंक्डइन पे जाते हो, मान लो आपको एक करियर सेक्शन में भी दिख रहा है, अगर आप गूगल के करियर सेक्शन में हो या लिंक्डइन करियर सेक्शन में हो और वहाँ पर कोई जॉब दिख रही है, तो वो जॉब आप उठाओ, कॉपी पेस्ट करो लिंक्डइन में। ये हैक है, ठीक है। लिंक्डइन में अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो जॉब पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आता है रिक्रूटर। ओके, मोस्टली आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, वो हमारे पास सेटिंग होती है कि हम एनेबल कर सकते हैं, बट मोस्टली आता है। तो आप उस बंदे को वहाँ पर लिंक्डइन पे मैसेज छोड़ो कि हाय, आई हैव सीन दिस जॉब, आई सी यू आर हायरिंग फॉर दिस रोल, एंड देन यू प्रोबेबली सेंड a brief summary कि मैं why am I right for this role, and then you send the message, right? तो ऐसे आप रीच आउट कर सकते हो। तो वो रिक्रूटर, मैं हायर कर रही हूँ इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए, मुझे अगर फ्रेशर पिंग कर रहा है, मैं क्यों रिप्लाई करूँगी, राइट? आई डोंट हैव दैट टाइम, नोबडी हैज़ दैट टाइम। तो आप अगर फ्रेशर हायरिंग, अगर फ्रेशर हो, जॉब देख रहे हो, नीचे अगर रिक्रूटर दिख रहा है तो कर दो, नहीं तो अगर नहीं दिख रहा है तो उस कंपनी में जाके उसके टैलेंट एक्विजिशन डालो, रिक्रूटर डालो, जितने लोग हैं उनको पिंग करो कि भाई आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, can you connect me with somebody who can help me with this, who is hiring for this role? So that will probably, that has more chances, although honestly बहुत सारे hundreds of messages आते हैं, and अगर मैंने भी कभी रिप्लाई ना किया हो तो वो इसीलिए होता है क्योंकि hundreds of messages आ रहे हैं, मैं कितनों को रिप्लाई करूँगी, सही बात है। बट अगर ऊपर से मुझे दिख गया कि आई एम
मे बी एन इंजीनियरिंग मैनेजर इन सो एंड सो कंपनी, मैं तुरंत खोलूंगी उस मैसेज को बिकॉज आई नो कि आई एम हायरिंग फॉर दैट रोल. करेक्ट. तो अपना वहाँ पे भी आपको ध्यान अट्रैक्ट करना है मेजरली. Alright. So directly reaching out to recruiter, does it help? Is better than referrals also? No. Okay. No, nothing is better than referrals, but reaching out to recruiters definitely helps. क्योंकि अगर मैं सोर्स कर रही हूँ और मैं आज मुझे देखना है कि मेरे लिंक्डइन मैसेजेस कितने आए हैं और अगर आप रेलेवेंट हो, देयर आर हाई चांसेस आई रिस्पॉन्ड बैक टू यू. अगर आप रेलेवेंट नहीं हो और मैंने आपका मैसेज देख लिया, हो सकता है मैं रेड पे भी छोड़ सकती हूँ और हो सकता है फिर मैं अगर देखूँ कि अच्छा प्रोफाइल है और मेरे बहुत 10 रिक्रूटर फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में और कंपनी में भी, वो हायर कर रहे होते हैं, तो मैं उनको भी फॉरवर्ड कर सकती हूँ. Alright. Yes. Great. That's but this is, yes, the easiest way to get in is referrals, then is recruiters, or you can also reach out to the hiring managers. There's nothing like that. Okay. हाँ. तो hiring managers they refer you or they simply Yeah, they refer you. I mean that उनके referral की depends. value ज़्यादा हाँ, होती है. उनके definitely if the hiring manager is saying कि ये प्रोफाइल मेरे रोल के लिए relevant है, why would a recruiter even waste 2 seconds to call you? Yeah. Right? तो अगर आप hiring manager हो और आप मुझे बोल रहे हो पंखुरी ये रोल के लिए कैंडिडेट परफेक्ट है, तो मैं तुरंत फोन करूंगी, तुरंत आपका इंटरव्यू लगेगा. ऑलरेडी हायरिंग मैनेजर इज सोल्ड ऑफ ऑन योर रेज्यूमे, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज. Yep. ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. क्योंकि पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू रीच आउट. लोग सिंपली अपना रिज्यूमे कहीं भी डाल देते हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि एकदम से रिप्लाई भी आ जाएगा. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल यू आर अप्लाइंग, कि आपको तरीके से अप्लाई करना है. ट्राई टू टेक अ रेफरल, इफ नॉट अ रेफरल ट्राई टू रीच आउट टू अ रिक्रूटर और अ हायरिंग मैनेजर ऑफ दैट कंपनी. थोड़ी मेहनत करो यार और थोड़ा अच्छे से मैसेज लिखा करो लिंक्डइन पे. मतलब हाय हेलो लिख के नहीं छोड़ा करो, प्रॉपर मैसेज. हाय पंखुरी और जस्ट हाय. हाय, उसके बाद जब मैसेज आएगा तब रिप्लाई करेंगे. तब रिप्लाई मैं आप कौन हो? मैं क्यों रिप्लाई करूंगी? सो यस, करेक्ट. ये हाय बाय नहीं, बहुत अच्छे से आप यूज कर लो अपने जनरेटिव एआई टूल्स यूज कर लो. आई एम ट्राइंग नॉट टू टेक नेम्स. तो जनरेटिव एआई टूल्स यूज कर लो और जेमिनाई यूज करो आप लोग. यस, जेमिनाई यूज करो. यूज जेमिनाई टू ड्राफ्ट your content or draft your message. It is very easy these days to at least to communicate. Right. तो अभी हमने बात करी कि एक कैंडिडेट रिक्रूटर को कैसे रीच आउट कर सकता है. बट इन माई केस मुझे एक गूगल के रिक्रूटर ने रीच आउट किया था. Yes. And that's how I got selected. So how do you guys, like all the recruiters, you reach out to people? आप लोग कहाँ सर्च करते हैं and कैसे कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं? Yeah. So बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं like नौकरी, like LinkedIn. राइट, देयर आर मल्टीपल सच. IIM जॉब्स करके एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टा हायर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे रिक्रूटर्स सर्च करते हैं. एंड देयर आर इंटरनल टूल्स आल्सो, इंटरनल पोर्टल्स, इंटरनल डेटाबेसेस जिस पे हम सर्च करते हैं. तो हमारा सर्च का सेम एज गूगल सर्च होता है. राइट, इट इज़ लाइक यू नो वी पुट इन कीवर्ड्स एंड वी स्टार्ट looking at each and every profile that comes up. इसीलिए आप वो जो ATS स्कोर पूछ रहे थे उसका यही आंसर है. राइट, कि मैं अगर अपने इंटरनल पोर्टल में डालूंगी, अपने ATS में डालूंगी कि कौन, मतलब ये वाले कीवर्ड्स हैं, इनके लिए हायर कर रही हूँ, तो आपका कितनी जल्दी आता है, पॉपअप करता है ऊपर. दैट डिसाइड्स योर, दैट इज बेस्ड ऑन योर ATS स्कोर. द बेटर इट इज, द सूनर योर प्रोफाइल विल पॉप अप इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर. ठीक है, उसकी रैंकिंग अच्छी होती है. और बेसिकली या तो गूगल रिक्रूटर ने आपको जब रीच आउट किया था तो या तो वो आपको इंटरनल डेटाबेस से मिला होगा आपका प्रोफाइल, या तो लिंक्डइन पे दिखा होगा, या तो किसी naukri.com पे दिखा होगा. मेरे को लिंक्डइन से आया था. हाँ, तो इफ यू तो लिंक्डइन इज ऑल्सो अ ह्यूज प्लेटफॉर्म दैट रिक्रूटर्स यूज. तो उसमें भी आपको फिर आपका CV देखेंगे या मे बी आपको ईमेल भेजेंगे एंड देन यू रिस्पॉन्ड. सो दिस इज हाउ वी स्काउट फॉर प्रोफाइल्स. दिस इज बेसिकली सोर्सिंग is what we call it. Once we have sourced, we reach out to the people, and if your profile is relevant, वो जो initial screening call होती है आपकी, जो recruiter question पूछता है, कौन से project में काम किया, कौन सा tech stack use किया है, all of those things, उसके बाद आपका interview process start होता है. Understood. Yeah. So what is the most frequently used platform out of all these? जैसे नौकरी है, LinkedIn है, Insta Hire है, सबसे ज़्यादा frequently कौन सा platform use होता है? Frequently, I would say कि internal tool होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी वो होती है, क्योंकि उस पे लोगों ने एक्टिवली आके अप्लाई किया होता है. तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ सॉलिडिफाइज कि कैंडिडेट का भी इंटरेस्ट है इस रोल में. ठीक है, दैट इज द टॉप मोस्ट ऑब्वियसली. देन ऑफ कोर्स लिंक्डइन. राइट, लिंक्डइन इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब. तो बहुत बड़ा नेटवर्क है लोगों का और ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशनल राइट नाउ विल बी ऑन लिंक्डइन. करेक्ट. naukri.com यूज करती थी मैं पहले,
for more junior roles when I was working for a little bit more junior roles, mid manager kind of roles. So yeah, this is. Alright. तो LinkedIn पे कोई टिप्स हैं एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं LinkedIn पे? So LinkedIn पे how to make your profile better. If you think about there are multiple aesthetic aspects of it and there is definitely content aspect of ठीक it. है. ठीक है, तो आप पहले अपना एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर ढूंढो. इट शुड नॉट बी अ कैजुअल प्रोफाइल पिक्चर. एक प्लेन बैकग्राउंड में अच्छा सा हेडशॉट होगा अगर आपका, तो दैट इज़ अ गुड प्रोफाइल पिक्चर. उसको भी रेट करने के बहुत सारे टूल्स आते हैं ऑनलाइन कि मेक अ गुड प्रोफाइल पिक्चर और रैंक माय प्रोफाइल पिक्चर, रैंक माय लिंक्डइन प्रोफाइल, और उस बेसिस पे आप अपना प्रोफाइल इम्प्रूव कर सकते हो. देन देयर शुड बी अ गुड कवर picture as well which should reflect your skills or the area or the industry that you're working in. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपका पहला चीज़ ये होना चाहिए कि अगेन आप क्या दिखाना चाह रहे हो बंदे को, अट्रैक्ट किस चीज़ से करना चाह रहे हो. तो फॉर इंस्टेंस आपका है अगर, तो आप लिखोगे सबसे पहले यूट्यूबर, राइट, एंड देन यू विल से मे बी अ गूगलर, राइट, इफ यू आर लुकिंग फॉर tech roles. So these are one of the few things that you are best known for, right? Or you could be best hired for. If I'm looking for a techie, I might get your resume because you worked for maybe Google or maybe any other company, any other tech company, and then you can write your college maybe. Correct. If you are coming from a premier institute. And then एक लाइन का होता है आपका समरी टाइप्स के लिए, तो जैसे आपका इंस्टा बायो होता है, yes, तो वैसे आपका लिंक्डइन बायो भी होता है. तो लिंक्डइन बायो में आप इंस्टा बायो जैसा नहीं लिखोगे. लिंक्डइन बायो में यू विल tell what kind of a professional you are in just one sentence, right? Okay, मतलब उसमें what do you need to be hired for? Correct. उसमें ये नहीं लिखना आपको hustler. Oh नहीं बिल्कुल नहीं. Traveler. नहीं traveler, hustler, blow candles on 14th March, ये सब नहीं लिखना है. ये तो इंस्टा पे भी नहीं लिखना चाहिए, honestly it is very bad. but हाँ, मतलब आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल हेडलाइन चाहिए, और उसके बाद आपकी करियर समरी में आप वैसे ही लिखो जैसे आप रेज्यूमे में लिखते हो, राइट, कि basically to catch, to draw eyes. But again I would say कि work experience is something that वो पहली चीज़ दिख रही होती है. पहले तो सबसे पहले हेडलाइन दिख रही होती है लिंक्डइन पे, तो डेफिनेटली उसके बाद नीचे आओगे तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स डालो अपने, क्या काम किया है या फिर आपकी टीम क्या करती है. कभी कभी आपकी टीम से भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप कौन सी टीम में काम कर रहे हो. दिस इज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ऑफ कोर्स. करेक्ट. इफ नॉट देन लिंक्डइन में तो और भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आप स्किल्स डाल सकते हो, उस स्किल के लिए आप एंडोर्स करवा सकते हो अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स से, आप रिकमेंडेशंस लिखवा सकते हो, और दैट प्लेज अ ह्यूज रोल, राइट. अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मैं देख रही हूँ मेरे पास 50 टेक प्रोफाइल्स हैं, उसमें एक के इतने सारे रिकमेंडेशंस हैं, एंड एवरीबडी इज प्रेजिंग आई वर्कड विद फ्राज एंड ही इज़ एन अमेजिंग प्रोफेशनल, ही नोज दिस टेक स्टैक एंड आई वाउच फॉर दिस. तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वैलिडेशन कि हाँ ये बंदा इस काम को अच्छे से करता है. करेक्ट. तो वो सारी चीज़ें डालो, और सर्टिफिकेशंस और ये सब तो लिंक्डइन पे वैसे भी आपके अलग से पॉपअप होते हैं. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन डेफिनेटली ऐड. Alright, great. Good tips for LinkedIn. So let's say a candidate goes through a interview process now. ठीक है, उसका resume shortlist हो गया, आपने भी उसका interview schedule करवा दिया. So you also get the feedbacks, right? कि किस वजह से वो reject हुआ. हाँ. So what are the top 3 reasons why candidates get rejected once they are in the interview? Okay. Okay. So one thing, a primary thing I would say, especially in tech, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने से पहले, क्योंकि आप इतनी तैयारी करके आए हुए हो कि आप उसको समझने से पहले आप सोल्यूशन के बारे में सोचने लगते हो. तो आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनते ही नहीं हो, और ये प्रॉब्लम बहुत ही मैसिव प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप सॉल्व कर भी पाते तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सुन तो ली पर समझी नहीं. करेक्ट. और कभी कभी क्या होता है कि आपको इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन दे रहा है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन आप पूछोगे, राइट, कि क्या है, ब्लैंक छोड़ देता है. हाँ, तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड कर लेता है. राइट. विदहोल्ड नहीं भी कर रहा है तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन है, आप कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करो और वो प्रोडक्ट का नाम ये है, उसके ये फीचर्स हैं, तो आप उससे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गलती है. आप जैसे ही आपका स्टेटमेंट आता है, इंटरव्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, इंटरव्यूअर बोल देता है आपको, आप थोड़ा सा उससे टाइम मांगो,
उसके बारे में सोचो. आई एम श्योर इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड कि आपको सोचने का टाइम चाहिए ना Right. बिफोर यू गेट इनटू द सोल्यूशन. एंड उसके बाद आप आंसर करना शुरू करो. आपने लीड कोड में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हुए हैं, 100,000 भी कर रखे हुए हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट करना, आपके स्किल को फिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. आप बहुत अच्छा कोड करते हो बट दैट वोंट मैटर अनलेस यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. सो दैट इज वन. सेकेंड आई वुड से कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं about the attitude as well, right? Good companies these days are looking for people who are inclusive, have the right attitude, believe in doing the right thing, right? तो वो चीज़ बहुत important है. आप किसी भी तरीके से politically correct answers देना हमेशा, ठीक है. कोई भी ऐसी आपकी एटीट्यूड नहीं दिखनी चाहिए जिसमें आप टीम प्लेयर नहीं हो. आपकी ये सारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि यू आर अ गुड team player, you think about team goals above the individual goals, right? All of these things make you leave a great impression. बाकी अगर टेक नहीं आ रहा है आपको, आप प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहे तो वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है. बट दीज थिंग्स आपको अच्छे से आता भी है ना, तो भी ये चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं ऑन योर इंटरव्यू, राइट? सो या दीज आर द टू थिंग्स दैट आई कैन थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आप प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. ओके, हाउ डू यू फील व्हेन यू गिव ऑफर टू समवन, जब आप ऑफर का कॉल करते हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है? या इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. एज अ रिक्रूटर आई एम श्योर एवरी अदर रिक्रूटर ऑन अर्थ विल probably relate with me because आप काम कर रहे हो उस बंदे के साथ, you are scheduling interviews, you preparing them for interviews. Right. तो आपका एक बॉन्ड और एक रैपो भी बनता है and it is one, मेरा जॉब भी है. Right? Correct. So I want the role to get closed with the best candidate. I want my hiring manager to be happy with the hire, but I want my candidate also to be happy, right? Okay. So that is the best feeling in the world. That is मेरा काम है रोज का. That is my, आपको जब कोड रन करता है तो आपको जो खुशी होती है, वैसे ही मुझे ऑफर करने में बहुत खुशी होती है. ओके, दैट्स ग्रेट. मेरे को तो ऑफर का कॉल सैटरडे को आ गया था. हाँ, वो आई एम टेलिंग यू राइट, वो आई ट्राई नॉट टू call people on Saturdays, but अगर खुशखबरी है किसी के लिए and if it is making somebody happy, somebody's weekend happy, why not? Exactly. You can go that extra mile. Yeah, जब फ्राइडे हुआ, मेरे को फ्राइडे को ऑफर नहीं आया. I was like यार अब अगले 3 दिन दोबारा से सपनों में यही आएगा कि ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा. बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे बोलते हैं अरे यार आप मुझे दे देते. तो मेरा एक कैंडिडेट है और एक फेस्टिवल आने वाला था. दे वर लाइक कि ये these are the holy days and I'm really hoping something works out. Okay. And so even if I am not able to relate, I really want it to work out for them. Some candidates say कि मुझे ये मुहूर्त में ही ऑफर लेटर साइन करना है. Oh. तो वो चीज़ मेरे लिए endearing होती है. It's not like I'm getting offended. In fact, it is endearing for me कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे अगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे SLAs इम्पैक्ट नहीं हो रहे. SLAs ऐसे मेरे नहीं, कंपनी के भी एक रूल्स होते हैं राइट, कि इतने टाइम तक वैलिड है ऑफर और इतने टाइम में आपको साइन करना है. तो उतने टाइम में अगर आप साइन कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट राइट. अपना मुहूर्त में साइन करो, आप होली डेज में साइन करो, आपको कुछ फेस्टिवल मनाना है, आप सेलिब्रेट करो. इट इज अ गुड फीलिंग. यप, ग्रेट. रिक्रूटर से नेगोशिएट कैसे किया जाए? वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम श्योर सबको ये सब, दिस इज द टॉप ऑफ द माइंड, क्योंकि लेट्स फेस इट, हम सब काम कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं. तो डेफिनेटली नेगोशिएट करना चाहिए. 1, डोंट बैक डाउन, हेजिटेट मत करो. और रिक्रूटर को कभी मत बताओ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. कभी भी पहला नंबर खुद से मत दो, ठीक है? क्योंकि अगर रिक्रूटर आपको 10 लाख दे सकता है और आपने 8 लाख बोले तो वो आपको 8 ही लाख दे पाएगा, है ना? और इट्स नॉट लाइक कि हमारे जेब से पैसे जा रहे होते हैं, जेब से तो कंपनी के ही जा रहे हैं. कंपनी इज पेइंग यू, बट देन इफ यू हैव गिवन अस एन एक्सपेक्टेशन दैट ओके मैं 8 लाख चाह रहा हूँ और मेरे पास 10 लाख का भी बजट है, why would I give you that extra 2 lakhs? Correct. Right? Unless I'm a very good recruiter. Or unless, I feel that there would be, it is maybe not documented anywhere. अगर आपने email ही भेज दिया मेरी 8 लाख एक्सपेक्टेशन है तो मैं कुछ नहीं करूँगी. Right? But at the end of the day, मुझे कंपनी के बारे में भी सोचना है, कैंडिडेट के बारे में भी सोचना है, हायरिंग मैनेजर के रोल के बारे में भी सोचना है. तो मेरे लिए सब चीज़ें बराबर है. पर आप कैसे मुझे कॉर्नर कर सकते हो वो ऐसे है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन मत बताओ, तो इवेंचुअली मैं आपको एक ऑफर दूंगी. है ना? कभी कभी क्या होता है कि उस ऑफर पे नेगोशिएशन का चांस होता है, कभी कभी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, 0 होता है. ठीक है? तो मैं आपको ऑफर दे दूंगी और मैं बोलूँगी कि ये ऑफर है, आप बोलोगे कि ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन के
हिसाब से नहीं है, मुझे और चाहिए, तो मैं या तो फिर वापस जाऊंगी, आई चेक विद माई कॉम्प एंड बेन टीम, देयर आर कॉम्प एंड बेन टीम्स राइट, वेयर benchmarking is done, and most companies don't offer बहुत ज़्यादा इधर उधर from the average standard. ठीक है, for a very good candidate मे बी अगर 10 लाख दे सकते हैं तो हो सकता है 11 लाख दे दें क्योंकि बहुत अच्छा कैंडिडेट है, राइट, बट 11 से ऊपर नहीं जाएंगे. एक रेंज है, मतलब मिनिमम इससे कम नहीं देंगे और इससे ज़्यादा नहीं देंगे मोस्टली, क्योंकि फिर बाकी लोग अनहैप्पी हो जाएंगे, राइट. तो आप अगर किसी टीम में एक नया हायर लेके आ रहे हो और उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है जो ऑलरेडी काम कर रहा है उससे, तो वो छोड़ के चला जाएगा. और ये बंदा आपके लिए क्रूशियल है क्योंकि ये बहुत दिनों से काम कर रहा है, इसको सब काम आता है, नए वाले को सिखाना पड़ेगा. करेक्ट. तो पैरिटी, हम कोई भी कंपनीज राइट, दे डोंट मेस विद द पैरिटी, बट इट्स योर जॉब टू प्रोबेबली नॉट show your cards too soon. I did that. You did that? I also did that. Being a recruiter, I did that. Okay. Mine was a fluke and a mistake. I regret it, but I did that. Okay. Yeah. ठीक है पंखुरी, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल टॉकिंग टू यू. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनली जानने को मिली एंड आई होप हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा. आई होप सो टू. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बाकी कैन आई प्रोवाइड योर लिंक्डइन इफ यू डोंट माइंड, You can. Instagram? Yes, absolutely. So I will provide all her handles in the description. Yes, but go prepared to her. Yeah. Prepare करके जाना है, ऐसे randomly नहीं. And don't trade me with messages, especially on Instagram. Don't trade me with messages. वो personal है. हाँ, वो मेरा personal account है. I don't recruit on Instagram. I recruit on LinkedIn, yes, but I'll try to respond to you and reply to you if at all I can. Correct. It is very difficult to actually reply all the messages. Thousands of messages on every single day. Yep. So it becomes difficult to respond to everybody. But yeah, feel free to reach out. You never know कि कब वो क्लिक हो जाए और कब अगर मेरे पास मेरे कैपेसिटी में होगा तो I'll definitely help. All right, चलो. Thank you so much for being here. It was nice talking to you too. Do like the video. Do subscribe to the channel if you are new here. See you in the next video. Bye bye.